ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991। इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे in the beginning of the last decade of the 20th century Indian economy experienced a economic crisis। हम 1990 से 2000 के दौर में काफी एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे। At the end of June 1991, foreign currency assets declined to such an extent that it was barely enough to finance the 2 weeks of import। हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, जो मेनली तो डॉलर में होता है, पर इसमें पाउंड्स भी हो सकते हैं और दूसरे देशों की करेंसी भी हो सकती है जिस देश से हम इंपोर्ट करते हैं। ये रिजर्व हमारे पास बचे थे हार्डली 2 हफ्तों तक चलने जितने। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रीच टू 16.7% और ये 3 फिगर्स जो दिए हैं। एक बात कही है इकोनॉमिक क्राइसिस की, एक हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो बचा था, फॉरेन करेंसी एसेट 2 वीक के इंपोर्ट के लिए ही इनफ था, और दूसरा हमारा इन्फ्लेशन का रेट जो बढ़ चुका था 16.7% में। आपको पता है आज हमारे देश का रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? वैसे 2 टाइप के रेट ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। अब ऐसा है कि किसी चीज के दाम होलसेल में अगर 2 रुपए से बढ़ जाए तो रिटेल में वो चीज 5 रुपए तक महंगी हो सकती है, फर्क पड़ता है। होलसेल मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट एंड रिटेल मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट। तो आज हम देखेंगे तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स लगभग 2% के आसपास है, तो हमारा रिटेल प्राइस इंडेक्स 5 से 6% के आसपास है। अब 5 से 6% की महंगाई इज ओके, बेरेबल। वैसे तो ये सरकारी आंकड़े हैं, हालांकि एक्चुअल महंगाई इससे ज्यादा रह सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस हिसाब से बढ़े हैं उसका परिणाम हर प्रकार की महंगाई पे पड़ेगा। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ इंडिकेटर्स बहुत ही ज्यादा भयंकर होते हैं। उन इंडिकेटर्स को हम मैक्रो MACRO इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स बोलेंगे। जैसे कि देश के लिए क्या अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बताऊं तो जीडीपी का घट जाना अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट का घट जाना अच्छा नहीं है, इंपोर्ट का बढ़ जाना अच्छा नहीं है, फॉरेन करेंसी रिजर्व का कम हो जाना अच्छी बात नहीं है, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है, पॉवर्टी का बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है, सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट का रेट कम हो जाना अच्छी बात नहीं है। ये पैरामीटर्स या ये इंडिकेटर्स जिस भी देश में पाए जाते हैं, हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि इस देश की आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, तो 16.7% का इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का बढ़ना, ये एक ऐसा इंडिकेटर था जो अलार्मिंग था। अब आप मुझे बताइए क्या कारण हो सकते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई? मुझे थोड़ा सा आपसे डिस्कशन चाहिए, कैमरा ऑन नहीं किया तो चलेगा। जस्ट ट्राई टू टेल मी व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन टू रेज द इन्फ्लेशन रेट। महंगाई क्यों बढ़ेगी, कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, बहुत कम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे कि महंगाई बढ़ने का मेन कारण क्या हो सकता है? हाँ, जनरली मैं बताता हूँ आपके बात को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने देखा कि हमारे देश का पॉपुलेशन तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन घट रहा है। लोगों की डिमांड अब खाने पीने की चीज़ों से बढ़कर लग्जरियस और इंडस्ट्रियल चीज़ों की तरफ होने लगी थी। नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, कलर टीवी आ रहा था, कैमरा आ रहा था, घड़ियाँ आ रही थी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ रहे थे, टेलीफोन आ रहा था, इंटरनेट आ रहा था, मोबाइल आ रहा था, लैपटॉप आ रहे थे। लोग ऐसी चीजों को खरीदना चाहते थे, वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे, फ्रिज खरीदना चाहते थे, और इनमें से किसी भी चीज का सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शन हमारे देश में होता नहीं था। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि हमारे देश का प्रोडक्शन है डाउन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लोगों की क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, और ऐसे केस में महंगाई का आना लाजमी था। तो ये एक बहुत ही भीषण और भयावह परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा था। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते क्या लिखा है। The government expenditure was greater than the revenue due to defense expenditure। अब देखो हमारी सरकार का दो चीजें हैं। जैसे एक आम इंसान अपने बिजनेस में इनकम कमाता है और एक्सपेंडिचर करता है, तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू। और सरकार खर्चा भी तो करती है, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज के लिए, सरकार के पास ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां से सरकार के पास रेवेन्यू आता है, पैसा आता है? एनी केसेस? यस गाइस।
इनकम टैक्स से पैसा आता है। और इससे हाँ रेल रेलवे का सरप्लस, जीएसटी से पैसा आता है, इनकम टैक्स का आता है। फिर गवर्नमेंट के माइंस है, गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है, गवर्नमेंट जंगल बेचती है, पानी बेचती है, खदानें बेचती है। और गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज है, सरकारी कंपनी, ये लोग पैसा कमाते हैं और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी शेयर होल्डर्स है। तो कई सारे रास्ते हैं गवर्नमेंट के। तो चलो गवर्नमेंट रेवेन्यू के बारे में तो आपको समझ गया। अब आप मुझे बताएं, एज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किन किन चीजों पे खर्चा करती होगी? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे सरकार पैसा खर्च करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस और न्यू इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पे सरकार क्या करती है? पैसा खर्च करती है, सब्सिडी देती है गरीबों को, अलग अलग योजनाएं चलाती है जिसके लिए पैसे लगते हैं। अब आप मुझे बोलो, खर्चे दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एक होते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा सरकार के द्वारा किया जाना जिससे देश का जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इसका एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना, अच्छे रोड, रास्ते, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना। इन सब चीजों से पीने की पानी की व्यवस्था करना, रेलवे स्टेशन बनाना, इन सब चीजों पे अगर सरकार खर्चा करे तो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। व्हाट आर द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जिससे देश का जीडीपी नहीं बढ़ सकता? डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सरकारी रैलियां होती है, इनकी सुरक्षा होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ताबों पे जो खर्चा किया जाता है, ये भी तो सब प्रकार के खर्चे, ये सब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। तो केस क्या है, ये पैराग्राफ में लिखा क्या है? The government expenditure was greater than its revenue due to defense expenditure, subsidies, interest on loan etc. अब हमारे पास तो पहले से ही एक प्रॉब्लम थी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या फॉरेन कंट्री से लोन लेना पड़ता था डॉलर्स में, और इसके बदले में हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। तो हम जो भी चुकाते थे वो हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा था, हमारी इनकम कम थी। अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है और आपकी इनकम कम है तो आपको और लोन लेना पड़ेगा, तो आप पे कर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ता चला जाएगा। ये हमारी सिचुएशन थी। मतलब आप ये समझ लो कि देश की आर्थिक परिस्थिति 1991 में काफी 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 खराब थी और बिगड़ चुकी थी, बद से बदतर हो चुकी थी। अब कोई भगवान या भगवान का रूप या कोई अवतार ही भारत जैसे देश को इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने की क्षमता रखता था, और इसके लिए जरूरी था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाना, जिसके बिना ये काम संभव नहीं था। आगे की लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। The positive effect of socialist pattern of society was on the verge of decline। ऐसा हुआ कि जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमने थोड़ा सा सोशलिस्ट व्यू लिया था जिसपे हम कल के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो सोशलिस्ट व्यू था वो डिक्लाइन पे था, इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होने लगे थे। मतलब ऐसा होने लगा था कि सरकार ने ये कंपनियां तो बनाई थी, पर्पस ये था कि इससे गरीबों को कुछ फायदा हो और इसका लाभ उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग कैपिटलिस्ट या पैसे वाले या धनवान नहीं है। फिर हुआ क्या कि सरकारी कंपनियों में, सरकारी बिजनेस में, सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और करप्शन इतना बढ़ता चला गया कि जो लोग उस जगह पे मौजूद है, पावरफुल जगहों पे, वही अपना घर भरने लगे और गरीबों के हाथ में कुछ नहीं आता था। तो जो सोशलिज्म का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, जो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये डिक्लाइन पे आ गया था। ऑन दिस ग्राउंड it was necessary to bring a new changes in the economy. Hence, the government of India adopted the new economic policy in 1991। इसका नाम आपको याद रखना है, NEP। NEP का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसका हमने स्वीकार किया ईस्वी सन 1991 में। The process of new economic policy, which started in 1985, got a momentum in 1991। लोगों को ये तो लगने लगा था, लोगों को मतलब किसको? हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है और इस तरह से हमारे देश का जो इकोनॉमी है ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो 1985 में शुरुआत हो चुकी थी इस बात पे चर्चा करने की कि अब हमें हमारे सोशलिस्ट पैटर्न को थोड़ा सा बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें कैपिटलिस्ट अप्रोच लेना चाहिए, बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, तभी देश की अर्थव्यवस्था में फायदा हमें नजर आएगा। पर इसको सही मोमेंटम या गति मिली 1991 में।
The new industrial policy introduced radical changes to unshackle India's industrial economy from the cobweb, cobweb of unnecessary bureaucratic controls and rigidity in the government procedures. देखो, मेन जो चीज है वो है एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आर्थिक नीतियां बदलना, इसमें एक थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम आईपी बोलते हैं, तो इसके लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनआईपी लाई गई। इंडस्ट्री के पॉलिसी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी में, हमारे बैंकिंग के पॉलिसी में, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की पॉलिसी में काफी सारे चेंज किए गए। ये सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा था जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसमें से पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री को रिलेटेड क्या चेंज किए गए। अब पहले जो हमारे देश में इंडस्ट्री थी, बड़े व्यापार थे और बड़े बिजनेस थे, इस पे अननेसेसरी कॉब वेव था ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। सरकारी अफसर जो होता है, ऑफिसर जो होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो तय करता है कि बिजनेस कैसे होना चाहिए हमारे देश में। मतलब एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कोई भी निर्णय लेने की आजादी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री है जहां आप कपड़ा बनाते हो, तो आपको बोला जाता था कि आप 1 लाख मीटर कपड़ा बनाओ, इसका हम आपको लाइसेंस देते हैं। अब एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री डाली, उसने 1 लाख मीटर कपड़ा बनाया। अब डिमांड ज्यादा है मार्केट में, वो एक्सपोर्ट भी करना चाहता है और वो चाहता है कि 1.5 लाख मीटर कपड़ा बनाओ। तो ये कपड़ा बनाने के लिए उसको एक ऑफिसर से परमिशन लेनी होती थी कि साहेब, क्या मैं ज्यादा कपड़े का प्रोडक्शन कर सकता हूँ क्या? तो साहेब पूछता था कि कितना कपड़ा आपको ज्यादा बनाना है, तो वो बोलता है 50,000 मीटर बढ़ाना है। तो ऑफिसर बोलता था, ओ हो, आपका बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने आपको लाइसेंस दिया था 1 लाख मीटर कपड़ा बनाने का, आप बना रहे हो 1.5 लाख मीटर कपड़ा, तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपका मुनाफा 50 करोड़ है। एक काम करो, 50-50 कर लेते हैं, मुझे 25 करोड़ की रिश्वत दे दो और मैं आपको लाइसेंस दे देता हूँ। आप मुझे बताओ, आपने एक दुकान लगाई जहां पे आपके पास कस्टमर आते हैं। अब आपको लाइसेंस मिला 100 केजी वीट बेचने का। एक कस्टमर आ गया जो 300 केजी खरीद सकता है, पर आप उसको बेच नहीं सकते। क्या इस तरीके की पॉलिसी से देश आगे बढ़ेगा क्या? और एक आधा ऑफिसर ये बोलता है, ज्यादा माल बिक रहा है, मतलब मस्त पैसा कमा रहे हो, तो हमको भी तुम्हारे से कुछ ना कुछ रिश्वत चाहिए। और इस तरह से सरकारी ऑफिसर के हाथ में जब कंट्रोल आता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही, ऑफिसर के हाथ में इतनी पावर होना कि वो तय करे कि कौन क्या बिजनेस करेगा और कितना बिजनेस करेगा। एंड इसके अलावा और एक दिक्कत थी जिसका इन्होंने नाम दिया है रिगिडिटी इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर। हर गवर्नमेंट प्रोसीजर बहुत ही रिगिड थी। कुछ भी चीज का लाइसेंस लेना है तो लाइन लगाओ, एक ऑफिस जाओ, दूसरे ऑफिस जाओ, तीसरे ऑफिस जाओ, एक ऑफिसर को पैसा खिलाओ, दूसरे ऑफिसर को पैसा खिलाओ, तीसरे ऑफिसर को पैसा खिलाओ। और इस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी चलती थी। अगर आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है, तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का एक मूवी है जिसका नाम है गुरु, जिसमें धीरू भाई अंबानी के कैरेक्टर को निभाया है अभिषेक बच्चन ने। क्या आप में से किसी ने ये गुरु मूवी देखी है क्या कभी? एनीबॉडी? नहीं देखी तो कभी इंटरनेट पे मिलेगी, यूट्यूब पे शायद फ्रीली अवेलेबल है। देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि 1960, 1970, 1980 के जमाने में बिजनेस करना कितना कठिन हुआ करता था और क्यों हमारा देश पीछे रह गया। है ना? आगे बढ़ते हैं। According to the new industrial policy, the state will no longer play the role in a controller and a regulator, but it will be a facilitator, coordinator, inspirer and supervisor. तो पहले क्या था? स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट है। हमारी जो देश की सरकारें थी, वो पहले एक प्रकार से कंट्रोलर थी। वो कंट्रोल करती थी कि क्या बनाना है, कितना बेचना है और किसको बेचना है, क्या दाम में बेचना है। बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मुझे आज कोई सरकार ये बोले कितने बच्चे पढ़ाने हैं, कब पढ़ाने हैं, उनसे कितनी फीस लेनी है, ये हम तय करेंगे, तो फिर मैं तो बोलूंगा रहने दो भाई, मेरे को ये धंधा ही नहीं करना, रहना ही नहीं है इंडिया में, मैं तो चला कनाडा। फिर हुआ कि ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। अब सरकार कंट्रोल नहीं करेगी बिजनेस को, फैसिलिटर क्या रोल निभाएगी। फैसिलिटेटर मतलब आपको मदद करेगी, किसी चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको धंधा करने की, बिजनेस करने की, प्रोडक्शन करने की पूरी आजादी रहेगी।
इंस्पायरर रहेगी, आपको इंस्पायर करेगी कि ज्यादा से ज्यादा करो। मोदी जी देखो कितना अच्छा करते हैं, बिजनेसमैन को बुला बुला के मोटिवेट करते हैं। मोदी जी से अच्छा मोटिवेट करना किसी को नहीं आता। वो बुला के बोलते हैं मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। कितना ऐसा जोश भर जाता है बिजनेसमैन में, और बोलते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप चाहे बस प्रोडक्शन कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा माल बनाइए, देश के लोगों को बेचिए, फॉरेन में बेचिए। और गवर्नमेंट एक सुपरवाइजर का रोल अप्लाई निभाएगी, देखेगी कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इस पे क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए। या तो 8 पॉइंट के लिए आया तो 8 मार्क्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था, दुनिया भर के बिजनेसमैन एक दूसरे देश में जाकर माल खरीद रहे थे, माल बना रहे थे, माल बेच रहे थे, अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, देश का जीडीपी बढ़ रहा था, देश के लोगों को रोजगार मिल रहा था, देश में बेरोजगारी कम हो रही थी, गरीबी कम हो रही थी। पर भारत ऐसा एक देश था जो इस ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न से इतना अलिप्त था कि हमको लगा कि ना हमें कहीं बाहर जाना है, ना बाहर के लोगों को आने देना है, तो हम बहुत पिछड़े रह गए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब था टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्लंज मतलब कूदना। हम चाहते थे कि हम भी कूदे इस ग्लोबलाइजेशन के एरिया में, समुंदर में हम भी डुबकी लगाए, और इसका जो भी फायदा पूरी दुनिया उठा रही है वो फायदा हमें भी मिलना चाहिए। टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करना चाहिए। अब महंगाई तभी कम होगी, डिमांड तो घटती नहीं है लोगों की। महंगाई को कम करने के लिए प्रोडक्शन ही बढ़ाना पड़ता है। तो कोई भी प्रोडक्शन करे, कितना भी प्रोडक्शन करे, चाहे देश के लोग करे देश में, या विदेश के लोग आकर करे देश में, किसी को भी प्रोडक्शन करके सप्लाई करने में कोई प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके जीवन में पहली बार एक नया वर्ड आया है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि भारत सरकार के लेजर में, अकाउंट में, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, मतलब यहाँ इंपोर्ट डेबिट होते हैं। क्रेडिट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर एक्सपोर्ट को क्रेडिट किया जाता है। अगर हमारे देश का इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब हम खरीद रहे हैं ज्यादा, खर्चा कर रहे हैं ज्यादा, मान के चलो 500 रुपए का, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए का, मतलब इनकम कर रहे हैं या कमा रहे हैं 100 रुपए, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेजर में एडवर्स बैलेंस दिखेगा, मतलब डेबिट बैलेंस दिखेगा। इसी को बोला जाता है डिस इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ये दिखाता है कि आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज्यादा है। पर अगर इसको फेवरेबल करना है तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो डिस इक्विलिब्रियम था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे, खर्चे ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम था, इनकम कम था। बताइए फिर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टॉपिक समझ में आया। टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, टॉपिक समझ में आया। टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया। चौथा उद्देश्य या मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव हमारी नई आर्थिक नीति का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या था। टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, मतलब सीधा सीधा हमारे देश के जीडीपी को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा, जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा अलग अलग चीजों का, और दुनिया भर में बनने वाली हर चीज अगर भारत में बनने लगी तो हमारी भी जरूरतें पूरी होगी और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। हमें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाना था। टू बिल्ड द सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम चाहते थे हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशियंट हो, बहुत सारा पैसा हो। ये पैसा तभी आएगा जब हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देशों में चीजें बनानी पड़ेगी और उसको विदेशों में बेचना पड़ेगा। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, ये शब्द बड़े अपने आप में जटिल है, आप लिखते चलो, इसको नोट करते चलो। इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन का मतलब है जीडीपी का बढ़ते रहना, महंगाई का कम रहना और मंदी का ना आना। आर्थिक परिस्थिति स्थिर रहनी चाहिए, एकदम किसी चीज का भाव बढ़ना नहीं चाहिए, एकदम किसी चीज का भाव घटना नहीं चाहिए।
डिमांड और सप्लाई में गैप आनी नहीं चाहिए, प्रोडक्शन पॉजिटिवली बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा था टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इसका फर्क। अगर गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपया है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 200 रुपया है, तो हम बोलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट 100 रुपए का है। इसको घटा के 80 पे लाना था, इसको घटा के 60 पे लाना था, इसको घटा पे 40 पे लाना था, इसको घटा के 20 पे लाना था, इसको घटा के 0 पे लाना था, इसको घटा के 10 पे लाके 0 पे खत्म करना था। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं बार बार आपके पढ़ने में, फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब यूनिक वर्ड है। इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके मतलब को सीखते चलो, अडॉप्ट करते चलो, ताकि अगली बार जब आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए और इसका पूरा बैकग्राउंड आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। तो मुझे एक बार और बता दीजिए कि हमने 6 मकसद पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, ये क्या थे, इसके शब्दों के मतलब के साथ हर चीज आपके ध्यान में आई क्या? अरे गाइस, यस और नो, से यस और से नो। दैट्स ग्रेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मकसद था या ऑब्जेक्टिव था हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो था टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे हमारे इंपोर्ट और हमारे एक्सपोर्ट्स पे। क्या इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इकडे ऑफिस लाइन, और क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हम हटाना चाहते थे और हम चाहते थे कि हमारे ट्रेड रिलेशंस, आर्थिक और व्यापारिक संबंध हर देश के साथ मजबूत हो, ताकि हम पानी ताकि हम जो चीजें बाहर बेचना चाहते हैं वो बेच सके और जो चीजें बाहर से खरीदना चाहते थे वो खरीद सके। और आठवां है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर को काफी बंदिश में रखा था, बांध कर रखा था, उनको अपने काम करने की आजादी नहीं थी। हम चाहते थे कि अब हर काम सरकार ना करे बल्कि सरकार और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर मिलकर करे। तो कितने ऑब्जेक्टिव है बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी के? 8। कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है? 8 मार्क्स के लिए। 4 मार्क के लिए पूछा तो 4 पॉइंट लिखने के, 8 मार्क्स के लिए पूछा तो कितने मार्क्स पॉइंट लिखने के? आठों के आठों पॉइंट आपको याद करके लिखते आने चाहिए। वैसे इनको याद करना बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, अगर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस पे भी आपको 4 मार्क का या आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 मार्क के लिए 4 मार्क लिखिए, 8 मार्क से लिए कितने पॉइंट लिखिए? 8 पॉइंट लिखिए। पहला जो फीचर था, फीचर का मतलब होता है वैशिष्ट्य, विशेषताएं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की विशेषता क्या था? पहला था डी लाइसेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंसिंग? कोई मुझे बताएगा क्या? एनीबॉडी कैन ऑन योर माइक एंड टेल मी लाइसेंस का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस है सबके पास? नहीं है तो लाइसेंस का मतलब बताइए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंस? बिजनेस में लाइसेंस का मतलब क्या होगा? परमिशन। परमिशन मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो पहले परमिशन लो। परमिशन है तो बिजनेस कर सकते हो, परमिशन नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आपको फैक्ट्री लगानी है, कॉटन बनाने की, कपड़ा बनाने की, सीमेंट बनाने की, तो सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन है तो बिजनेस करो, अदरवाइज मत करो। अब मुझे बोलो, इन सबको परमिशन सरकारी ऑफिस में इतने आसानी से मिलती है क्या? नहीं, बहुत रिश्वत देनी पड़ती है। और हर चीज की परमिशन, अगर आपको 100 बैग सीमेंट बनाने की परमिशन है तो आप 200 बैग सीमेंट नहीं बना सकते, उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि विंडो बंद करो। और परमिशन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है, फिर परमिशन चाहिए तो सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दीजिए। अब हमारी गवर्नमेंट बोलती थी कि आपको व्यापार और बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, जो मर्जी चाहे आपकी बनाना स्टार्ट कर दो,
उसके बाद सरकार को बता दो कि मैंने यहाँ पे दुकान लगाई है, मैंने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, मैंने यहाँ पे बिजनेस लगाया है, दैट इज ओके। मतलब मुझे अगर शॉप डालनी है तो चालू कर देने का, मुझे कोचिंग क्लास डालनी है चालू कर देने का, और उसके बाद बता देने का सरकार को कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था पहले परमिशन लो, फिर उसमें बोलते थे कि अच्छा 11th 12th कॉमर्स की ट्यूशन लेनी है तो आप 20 बच्चे पढ़ा सकते हो, तो साहेब बोलता था चलो आपको 20 बच्चों की परमिशन देता हूँ, 2,000 रुपए रिश्वत दे दो। फिर मैंने बोला साहब मेरे पास तो 50 एडमिशन है, एक काम करो 5-10 हजार रुपए भेज दो, मैं आपको लाइसेंस दे देता हूँ 50 बच्चे पढ़ाने का। अरे भाई कितना कठिन था। इस तरीके से बिजनेस पे आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो खत्म हो जाएगा, कोई बिजनेस करने का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा किसी के पास। तो सबसे पहले सरकार ने डी लाइसेंसिंग का फैसला किया, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। It means of abolition of government license required to carry on any business or industrial activity. All industry except, ये याद करना है आपको, एक्सेप्ट याद करना है, एक्सेप्ट 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिक्वायर लाइसेंस। कुछ बिजनेस ऐसे थे जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, ये उस जमाने में 1991 में 18 थी, अब वो घट के सिर्फ 4 रह गई है। अब क्या हो सकता है मुझे बताइए। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मनमानी तरीके से नहीं करने देने चाहिए सरकार को किसी को। As per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, only following 4 are required compulsory licensing. पहले तो 18 थे, फिर घट के अभी सिर्फ 4 बिजनेस ऐसे बचे हैं जिस पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें से पहला है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ये वैसे भी किसी भी देश की सरकार बिंदास किसी को बनाने नहीं देती, इतना आसान नहीं होता, इसका गैर फायदा बहुत हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, जैसे कोयले की खदान में बॉम्ब ब्लास्ट करके जमीन के अंदर का कोयला निकालते, तो बॉम्ब बनाना, एक्सप्लोजिव बनाना, इसके लिए लाइसेंस लगता है। फटाके की फैक्ट्री अगर भारत में लगानी है तो आपको आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है। हजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, दवाई बनानी है, पैरासिटामोल बनाना है, अब कोई भी कुछ भी बना देगा, पैरासिटामोल बोल के चूरन की गोली बेचेगा तो थोड़ी ना चलेगा। और सिगरेट्स, सिगरेट है, शराब है, ये ड्रग और फार्मास्यूटिकल में अल्कोहल भी आता है। तो आज के तारीख में ऐसे कुछ गिने चुने बिजनेस है जिसको करने के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, तो मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है, और शायद कहीं कहीं ना भी मिले, पर ज्यादातर बिजनेस करने के लिए लाइसेंसिंग की अब जरूरत नहीं है भारत में। दूसरा है अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज पॉलिसीज प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट। तो अपने देश में एक कानून था, बहुत ही जटिल, बहुत ही विचित्र और बहुत ही पागलपंती वाला एक कानून था, जिसका नाम था एमआरटीपी एक्ट। आपको इसका लॉन्ग फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म याद करना है। इसको अबॉलिश कर दिया, मतलब सरकार ने इस कानून को ही खत्म कर दिया। अकॉर्डिंग टू द एमआरटीपी एक्ट, इट वाज कंपल्सरी फॉर अ लार्ज बिजनेस हाउसेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस, टू टेक अ अप्रूवल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, मर्जर एक्सेट्रा। जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया एक हो गया, इन लोगों ने ये फैसला इसके लिए लिया क्योंकि इनको लगा ऐसा करना जरूरी है, इसके लिए इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी। पहले ऐसा मर्जर अगर करना था तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, एक्सपेंशन अगर करना है मतलब अगर आप 100 बैग सीमेंट के बनाते हो और आपको 200 बैग बनानी है तो और परमिशन लो, कंपलसरी परमिशन लो। इस्टेब्लिशमेंट करना है, मतलब कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो परमिशन लो। भाई हर चीज के लिए परमिशन अगर सरकारी ऑफिसर से लेनी पड़े, हर चीज के लिए रिश्वत खिलानी पड़ती थी, और ऑफिसर ऐसा इंसान था जो ये बोलता था तुम कितना कमा रहे हो तो मुझे उसमें हिस्सा चाहिए। तो बहुत ही डीमोटिवेटेड पॉलिसी थी, और इसके पीछे सरकार को किसी ने पूछा कि क्यों भाई हर चीज के लिए आप रिस्ट्रिक्शन करते हो कि लाइसेंस लो, परमिशन लो, हमसे पूछो फिर ही करो। तो सरकार बोलती थी हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अगर आप अपने मनमानी तरीके से बिजनेस बढ़ाने लगे तो आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मोनोपोली हो जाएगी, आप अकेले पावरफुल सेलर बन जाओगे और आपको कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा, आप तो लूट मचा दोगे इस देश में। तो हमसे पूछ के करो, अगर हमको लगता है कि तुम्हारी मोनोपोली बढ़ेगी इससे,
बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेस बन जाओगे तुम, तो हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। या फिर 3 लोगों को खड़ा करेंगे, 4 लोगों को खड़ा करेंगे ताकि कंपटीशन बनी रहे। भाई फ्री मार्केट में अपने आप कंपटीशन बनती है। अगर लोगों को ये पता चले कि किसी बिजनेस में बहुत मुनाफा है और अकेला ही इंसान वहां पे काम कर रहा है, तो अपने आप 2 लोग 3 लोग आ जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड में मार्केट स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसकी और ज्यादा गहराई से समझ आपको हो जाएगी। दिस रिजल्टेड, यहां से आगे मैं पढ़ रहा हूं, दिस रिजल्टेड इन सो स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं होता था, मुश्किल था भारत देश में व्यापार करना, बिजनेस करना। अबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट हैज एनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला फीचर था डी लाइसेंसिंग और दूसरा था हटाना, खत्म कर देना एमआरटीपी एक्ट को। तीसरा था encouragement to the small sector। हमारे देश में जैसे बड़ा सेक्टर, लार्ज सेक्टर जरूरी है, वैसे स्मॉल सेक्टर की भी अपनी महत्व है। The government encourage small sector unit to attain higher growth rate in output, employment and export। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि छोटे छोटे बिजनेसमैन भी आउटपुट बढ़ा सके, ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके और एक्सपोर्ट भी कर सके। इट इट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। अभी इसको बढ़ाकर सरकार ने 500 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी बिजनेस में पहले के जमाने में 1 करोड़ लगाते थे तो आपको स्मॉल बिजनेस माना जाता था, और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाते हो तो आपको बिग बिजनेस, लार्ज बिजनेस माना जाता था। स्मॉल बिजनेस को टैक्स कम लगता था, सब्सिडी ज्यादा मिलती थी। लार्ज बिजनेस को टैक्स ज्यादा लगता था और सब्सिडी नहीं मिलती थी। आजकल में 1 करोड़ में क्या होता है, अपने यवतमाल जैसे शहर में एक अच्छा शोरूम नहीं डाल सकते आप कपड़ों का 1 करोड़ रुपए में, एक फर्नीचर की दुकान नहीं लगा सकते 1 करोड़ रुपए में। फिर उस जमाने में इसको बढ़ा के स्मॉल 5 करोड़ कर दिया, फिर 50 किया, फिर 100 किया, आज मोदी जी ने इसको 500 करोड़ कर दिया। मतलब 500 करोड़ लगा के अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको भी स्मॉल बिजनेस मान के उतनी सारी बेनिफिट दिए जाएंगे जो स्मॉल बिजनेस को दिए जाते हैं। अगला था एंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले हम फॉरेनर को आने ही नहीं देते थे, आओ मत हमारे देश में, कहीं हमको गुलाम बना दिया तो अंग्रेजों के जैसा, ये हमें डर था। अब इस पॉलिसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी फॉरेन का बिजनेसमैन इंडिया में आ सकता, लैंड खरीद सकता, उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता, वहां फैक्ट्री लगा सकता और प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे सर अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भारत में पहले से ही एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो मोटर्स। ये छोटी मोटी कार, बाइक बनाती है। अब जापान की एक कंपनी आई होंडा मोटर्स। अब हीरो मोटर्स के पास इस कंपनी के 100% शेयर थे। होंडा मोटर्स ने स्टॉक मार्केट में इसके 20 शेयर खरीद लिए। हालांकि होंडा मोटर्स इसमें डायरेक्टली नहीं आया, शेयर खरीदे किसी और शेयर होल्डर से, स्टॉक मार्केट से। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने को बोला जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैसे उसके लिए शब्द है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। तो फॉरेन के व्यक्ति को भारत के बिजनेस में पैसा लगाना है तो इसके दो रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट, आओ जगह खरीदो, फैक्ट्री खुद बनाओ, बिजनेस चालू करो। या आओ जिसका बिजनेस पहले से ही है उसके शेयर खरीद लो, जब मर्जी चाहे बेच दो। तो दो प्रकार से फॉरेन से पैसा हमारे देश में आता है, एक FDI से और एक FII से। उसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पहले इन दोनों ही चीजों पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बंधन थे। अब इनको एनकरेज किया जाना था। Industrial policy of 1991 approved the foreign direct investment to encourage investment in the priority industrial industry requiring high investment and technology। इसमें भी हम काफी पीछे थे। अब तो कपड़े की फैक्ट्री से लेके
तो जूतों की फैक्ट्री तक फॉरेनर पैसा लगा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहले हमने परमिशन तो दी फॉरेन लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टर को, पर सिर्फ प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में थी, आओ और पैसा लगाओ, जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। हम तो गरीब देश थे, हमारे पास लगाने के लिए पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं थी। इनिशियली एफडीआई वाज परमिटेड अप टू 51% ऑफ अ टोटल इन्वेस्टमेंट इन द सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज। अब तो 100% है। पहले 51%, मतलब आपको एक इंडियन पार्टनर ढूंढना पड़ता था, वो 49% शेयर खरीदेगा, आप 51% शेयर खरीदो, मतलब मेन पावर आपके पास रहेगी। लेटर दिस लिमिट वाज रेज्ड टू 74% और फिर 100% फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री कर दिया गया। इस धोरण को मनमोहन सिंह ने चालू किया था। उसके बाद इस धोरण को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया, और उसके बाद मोदी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने फिर से, और फिर मोदी जी ने इसको और भी आगे बढ़ाया। इसके बाद जो अगला फीचर या वैशिष्ट्य था हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वो था reducing the role of public sector, trade liberalization, reforms in insurance sector and reform in a financial sector, जिसके बारे में हम कल के लेक्चर में और आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे फीचर्स, इस पे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और इसको अच्छे से पढ़ना